द नेक्स्ट है बेटा इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था? आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया फॉरेन ट्रेड शोज अ ड्रास्टिक चेंज। इंडिया के फॉरेन ट्रेड में एक चेंज हमें देखने के लिए मिला। फर्स्ट क्या था वो? वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की वॉल्यूम। इट वॉज मॉडरेट ओइंग टू द डिके ऑफ हिंदी हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो डिके हो गए थे, बेकार हो गए थे, तो फॉरेन ट्रेड की जो वॉल्यूम थी वो कैसी थी? मॉडरेट थी, ना तो बहुत ज्यादा कम थी ना बहुत ज्यादा हाई थी। इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स वाज वेरी लो। शुरुआती तौर पर वॉल्यूम बहुत कम थी। एंड इवन अ स्मॉल राइज इन द टोटल वॉल्यूम शोज अ सिग्निफिकेंट राइज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज राइज। और छोटा सा भी राइज जो होता था, अगर हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा भी बढ़ता था तो उसकी वजह से हमें ओवरऑल इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता था। This is only after the initiation of economic reforms that changes in the volume of foreign trade has become significant। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चेंज लाने के बाद हमें ये देखने के लिए मिला। मीन्स हमारी जो वॉल्यूम थी फॉरेन ट्रेड की, जो वॉल्यूम थी, क्वांटिटी थी, वो बढ़नी शुरू हो गई व्हेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद क्योंकि पहले बहुत कम था फॉरेन ट्रेड, मॉडरेट हुआ, एंड देन छोटा सा भी राइज जो होता था परसेंटेज में, वो हमें देखने के लिए सिग्निफिकेंटली ज्यादा मिलता था। द नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन, देयर वॉज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के डायरेक्शन में बेटा चेंज आया है। द बल्क ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट वर विद इंग्लैंड, अमेरिका एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज बिफोर 1951। 1951 से पहले ज्यादातर हमारा जो एक्सपोर्ट था वो किससे होता था? इंग्लैंड, अमेरिका से होता था। बट एट प्रेजेंट वी आर डीलिंग विद ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ज्यादातर हम सभी कंट्रीज के साथ अपने एक्सपोर्ट्स करते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर इट वॉज ऑल्सो डन टू द इम्पोर्ट ऑल्सो। इम्पोर्ट के साथ भी बेटा यही हुआ। अर्लियर जो हम इम्पोर्ट करते थे, गुड्स खरीदते थे, वो यूके और अमेरिका से खरीदते थे। बट नाउ वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया, जापान एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन नेशंस। और अब आज हम यूरोपियन नेशंस की दूसरी कंट्रीज के साथ भी गुड्स इम्पोर्ट की ट्रांजैक्शंस करते हैं। मीन्स जनरली अगर हम देखें तो डायरेक्शन जो था वो पहले हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो कन्फाइंड था, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था ओनली टू द ब्रिटेन कंट्रीज। बट नाउ द रेस्ट्रिक्शन वाज एलिमिनेटेड। रेस्ट्रिक्शन हमारा एलिमिनेट हो गया है। अब हमारा ज्यादातर सारी कंट्रीज के साथ डील होती है। देन कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्पोजिशन रेफर्स टू द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। कॉम्पोजिशन का मतलब है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की आइटम्स, कि हम कौन कौन सी आइटम्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इसमें बेटा फर्स्ट है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का परसेंटेज शेयर कम हो गया है। एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का परसेंटेज शेयर कम हो गया बिकॉज इंडिया यूजेस इट्स फार्म प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। पहले हमारे फार्म प्रोडक्ट्स बेटा बाहर की कंट्री में जाते थे रॉ मटेरियल के तौर पे। अब हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी अपने फार्म प्रोडक्ट को यूज करती हैं, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कम हो गया है। देयर वॉज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो बेटा इसके अंदर हमें तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी कंपोजिशन में। फर्स्ट इज डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट कम हो गया है। एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट इसलिए कम हो गया क्योंकि पहले हमारी कंट्री से फार्म प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज में जाते थे, बट अब हमारे फार्म प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में ही यूज होते हैं। द नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ
कन्वेंशनल आइटम, कन्वेंशनल आइटम्स का भी परसेंटेज शेयर कम हो गया है। क्या होती है कन्वेंशनल आइटम्स? कन्वेंशनल आइटम्स आर सच एज जूट, टी, फूड ग्रेन्स या मिनरल्स, ये सारी हमारी कन्वेंशनल आइटम्स होती हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद डिमांड फॉर दीज गुड्स, इन गुड्स की डिमांड बेटा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में राइज होने लगी बिकॉज ऑफ प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से हम इंडियंस इनकी डिमांड खुद करने लगे, तो इन गुड्स की डिमांड हमारी इंडियन इकोनॉमी में ही होने लगी, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड कम हो गए। देन राइज इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया है हमारी कंट्री से, सच एज जेम्स, ज्वेलरी। इट वाज प्रूव्ड दैट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट वर इन राइट डायरेक्शन। ज्वेलरीज वगैरह जो होती है, जेम्स जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उनके एक्सपोर्ट्स हमारी कंट्री से बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए थे, गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे। तो that was the situation of India's foreign trade after the independence। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के फॉरेन ट्रेड कैसा हुआ? वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ गई। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, पहले हमारा डायरेक्शन सिर्फ ब्रिटेन कंट्रीज के साथ था, अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ है। और कॉम्पोजिशन, कौन कौन से आइटम्स हम फॉरेन ट्रेड में यूज करते थे, उनका चेंज उनमें कैसे आया? एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि वो अब खुद की डोमेस्टिक कंट्री में यूज होने लगे हैं। कन्वेंशनल आइटम्स का एक्सपोर्ट कम होगा क्योंकि वो हमारी कंट्री में यूज होने लगा है। और एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। So that was the topic that explains the situation of India's foreign trade after the independence. The next is a year of divide, 1991। 1991 बेटा याद रखेंगे ईयर, 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड हम कहते हैं बिकॉज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, NEP, या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह सकते हैं या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कह सकते हैं। तो इसलिए 1991 को हमने ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से जाना है। क्या कह रहे हैं? टिल 1990 तक वी पीपल आर रिलाइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटेजी, दैट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। 1990 तक हम पॉलिसी फॉलो करते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। और 1991 के बाद हमने बेटा क्या शुरू कर दिया है? शिफ्ट हो गए हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पर। So the year of 1991 is also known as the year of divide because before 1991 or till 1990 we people are looking for inward looking trade strategy। हम रिलाय करते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी पर, बट उसके बाद जब 1991 में हमारे पास नए रिफॉर्म्स आए, नई पॉलिसी, तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया और हम आ गए एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। अब बात आती है बेटा कि 1990 तक ये जो पॉलिसी थी हमारी, दैट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ये क्या थी? चीजें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इज द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये बेटा पॉलिसी थी किसकी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्यों? फॉर सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हम फोकस कर रहे थे पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमें सेल्फ रिलायंट होना था। सेल्फ रिलायंट मतलब अपने खुद पर डिपेंड रहना था। मींस फॉर दोज गुड्स व्हिच इंडियंस आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, नाउ द इकोनॉमी हैव टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ गुड्स विद इन देयर ओन डोमेस्टिक कंट्री।
इकोनॉमी को वो खुद गुड्स अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करने चाहिए, हमें बाहर की कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना था। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इट इज द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दे रहे थे कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दें। जिन गुड्स के इंपोर्ट के लिए हम करते थे, जिन गुड्स को हम इंपोर्ट करते थे, वो खुद गुड्स हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने शुरू कर दें। क्यों? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट ड्यूटीज एंड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। हम ये चाहते थे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बाहर के गुड्स की वजह से या फॉरेन गुड्स की वजह से अफेक्ट ना हो। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दिया, हमने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंप्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स which the economy has been importing from rest of the world। इंपोर्ट वही बात आ गई बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उन गुड्स को खुद प्रोड्यूस करना जो इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर जिनके इंपोर्ट पर डिपेंड थी। दिस वाज डन टू सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड टू अचीव सेल्फ रिलायंस। ये हम क्यों कर रहे थे? फॉर सेल्फ रिलायंस एंड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए, फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए कि ज्यादा में फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है तो उसे सेव करने के लिए। फॉरेन करेंसी वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंटल इंपोर्ट विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये माना गया कि फॉरेन करेंसी को हम इस तरह से सेव कर सकते हैं और बची हुई फॉरेन करेंसी को या सेव्ड फॉरेन करेंसी को हम यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ये या उन सभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इट वॉज अडॉप्टेड टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के इकोनोमाइजेशन को मतलब बेस्ट यूज के लिए फॉरेन करेंसी को सेव किया गया, इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम लेकर आए। एंड द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो बेटा दो चीजें थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ट्रेड स्ट्रेटेजी हमारी कैसी होनी चाहिए? इनवर्ड लुकिंग, हम बाहर की कंट्री से ट्रेड ना करें। हमने उसके लिए पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। हमने जिन गुड्स के लिए हम इंपोर्ट पर डिपेंड थे वो गुड्स हमने अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, जिसको हमने नाम दिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। क्यों करा ऐसा? एक तो सेल्फ रिलायंस होना चाहते थे, हम खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहते थे, और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना चाहते थे, और तीसरा अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो फॉर सेल्फ रिलायंस, फर्स्ट इज सेल्फ रिलायंस के लिए, सेकेंड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए, और थर्ड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये थी बेटा हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी।